नमस्कार, मैं हूं कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें इससे पहले आपको बता दें कि गुरुवार को दिन भर सोशल मीडिया पर लॉकडाउन की अफवाहों ने जोर पकड़ रखा था, लेकिन अब तक जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का कोई आदेश नहीं दिया है। देखिए, लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा ये उदयपुर की जनता पर निर्भर करता है। अगर वो चाहते हैं कि लॉकडाउन की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं हो तो अपनी समझदारी जो अब तक दिखा रहे हैं, जो सजगता अब तक उन्होंने दिखाई है, उसको लगातार दिखाते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसको फॉलो करें। अनावश्यक रूप से बाज़ार में और घूमने की जगहों पे नहीं घूमें। मैंने पहले भी अपील की है कि ये वक्त सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और समझदारी दिखाने का है। मैं फिर से आपके माध्यम से अपील करूँगा कि अनावश्यक रूप से घरों से नहीं निकलें, बाज़ार में पर्यटक स्थलों पर घूमने नहीं जाएं, सामाजिक समारोह से दूरी रखें, जो प्रोटोकॉल है उसकी पालना करें। ये सब कुछ होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि उदयपुर में किसी तरह की बहुत ज़्यादा सख्ती करने की जरूरत नहीं आएगी। संभाग की खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 34 साल बाद हुआ शिक्षा नीति में बदलाव, बच्चों को मातृभाषा पढ़ानी है, राजस्थानी को मान्यता दो सरकार। उदयपुर न्यूज की खबर का हुआ जोरदार असर, पेट्रोल खरीदने के नाम पर ठगने वाले दोनों युवक गिरफ्तार। स्वाधीनता दिवस समारोह में स्कूली बच्चे नहीं लेंगे भाग, स्वतंत्रता सेनानियों का घर घर जाकर करेंगे सम्मान। और लॉरेंस गैंग के 4 गैंगस्टर, 20 ऑटोमेटिक पिस्टल और 37 मैगजीन के साथ गिरफ्तार। मास्टरमाइंड बेगानी के इशारों पर चल रहा था खेल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा नीति में हुए बदलाव के बाद राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की। लगभग 22 लाख सुझावों और 34 सालों के बाद प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई। 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में बदलाव हुए हैं। सरकार ने 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% एनरोलमेंट का लक्ष्य तय किया है। नई शिक्षा नीति के तहत तकनीकी संस्थानों में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषय पढ़ाए जाएंगे। साथ ही देश के सभी कॉलेजों में म्यूजिक, थिएटर जैसे कला के विषयों के लिए अलग से विभाग स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। ऐसे कई फैसले नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट के मुताबिक लिए गए हैं। ये ड्राफ्ट इसरो के वैज्ञानिक रह चुके शिक्षाविद के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार हुआ था। इस बार की शिक्षा नीति नई दिशा तय करेगी। इसके साथ ही भारतीय शिक्षा प्रणाली वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलावों को अपना सके, इसलिए दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटी स्कोर भारत में अपना कैंपस बनाने की अनुमति भी दी जाएगी। कैबिनेट ने HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने की मंजूरी भी दी है। आपको बता दें कि हर बार लगभग 20 सालों में शिक्षा की नीति में बदलाव होता आया है, लेकिन इस बार लंबे अंतराल के बाद 34 वर्षों में शिक्षा की नीति में बदलाव हुआ है। नई शिक्षा नीति में देश भर के सभी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कराए जाने की बात भी कही गई है। ये एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगा। हालांकि ये वैकल्पिक होगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए इस एग्जाम में शामिल होना अनिवार्य नहीं रहेगा। 34 वर्षों बाद हुए बदलाव में उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें अभी और चिंतन की आवश्यकता है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के सहायक आचार्य डॉक्टर गिरिराज चौहान ने बताया कि इस बार की शिक्षा नीति में प्रमुख एजेंडा एनरोलमेंट को बढ़ाना है। जिस तरह से पहले हायर सेकेंडरी एग्जाम के बाद कॉलेज एजुकेशन में जाने वाले छात्र 23 से 25% ही थे, उन्हें बढ़ाकर 50% करने का टारगेट लिया गया है। वहीं आर्ट्स कॉलेज के पूर्व डीन प्रोफेसर संजय लोढ़ा ने बताया कि इस बार के बदलाव से वे काफी हद तक संतुष्ट हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व में शिक्षा नीति आई थी, उसी की बदौलत आज विश्व में भारत IT सेक्टर में एक ग्लोबल पावर के रूप में निकलकर सामने आया है। वहीं नई शिक्षा नीति में GDP का 6% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है और ये भी सभी बातें बच्चों को शिक्षा देने और उन तक इन सभी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए सार्थक साबित होगी। श्री लोढ़ा ने भी कुछ बिंदुओं पर चिंतन की आवश्यकता होने की बात कही है। बनी है 2020 में, उसका लक्ष्य साफ रूप से दिखाई देता है कि शिक्षा को सभी तक पहुंचाया जाए और स्पेशली माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा को सभी तक पहुंचाया जाए। तो अंतर तो ये स्पष्ट है कि वो एक केंद्र प्रारंभिक पॉइंट था, यहाँ ये यूनिवर्सलाइजेशन या सार्वभौमिकरण की बात करता है। तो इस
संदर्भ में ये अंतर आए। शिक्षा देने का जो लक्ष्य बिंदु या केंद्रित बिंदु होना चाहिए वो 3 चीज़ों पर आधारित होना चाहिए: अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस और इक्विटी। यानी कि वो सबके लिए सुलभ हो, उसकी पहुंच सब तक हो और वो समान परख हो। जो वर्तमान शिक्षा नीति है वो अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट चाहती है कि नामांकन हो, और माध्यमिक और हायर एजुकेशन में वो 50% चाह रही है। और जो उसके फीचर्स हैं अगर हम देखें तो वो ये है कि आंगनवाड़ी या जो 3 से 6 साल का जो ब्रैकेट है उसको भी वो एक फॉर्मल पार्ट में करना चाहते हैं, और मातृभाषा में शिक्षा को देना चाहते हैं प्रारंभिक वर्षों में। तो उस लिहाज से और जितने चीज़ें की हैं कि आपने जैसे कहा कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है नाम, हालांकि 1986 में राजीव गांधी ने इसका नाम शिक्षा मंत्रालय से बदल के मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया था, लेकिन अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है क्योंकि वो शायद एक पैरिटी पूरे विश्व स्तर पर चाहते होंगे। तो ये तो, और जो अगर आप इसके डॉक्यूमेंट्स को देखें, और हर प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर अलग अलग काफ़ी रिकमेंडेशंस हैं और सब तक पहुंच की बात करती है। लेकिन जो एक पॉइंट है जिस पर हम सब मुझे लगता है और क्लैरिटी की आवश्यकता है वो ये है कि पहली से लगाकर 5वीं तक या शुरुआत के प्रारंभिक वर्षों में जो आप कह रहे हैं सिर्फ मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी जाए और अंग्रेजी ना किया जाए, मुझे लगता है कि इस पर हमें फिर से विचार करने की आवश्यकता है और इस पर हमें सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसा करके कुछ नुकसान तो नहीं कर देंगे हमारा, क्योंकि फिर हम अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाएंगे तो उसके अपने नुकसान हो सकते हैं। जहाँ तक एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो जो जीडीपी का जो शिक्षा पर खर्च है वो 4.5 से 6 करना चाहते हैं। हम तो और डिमांड करेंगे इसको आप 8% कीजिए, 10% कीजिए, लेकिन अगर 6% करना भी एक बहुत बड़ी टास्क होगी, और स्पेशली चूँकि ये कोरोना काल में शिक्षा नीति लाए हैं जहाँ ऑलरेडी हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, और हाँ मुझे पता है कि धीरे धीरे होगा ये, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इसके बारे में सीरियस हैं, अगर इसको 6% भी कर पाएँ तो बहुत मेजर परिवर्तन ही भारत के शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा नीति जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, और आज का जो समय है, हालात, परिस्थितियाँ, देश की आवश्यकताएं, विश्व में विकास की जो गति है उसमें काफ़ी अंतर आ गया है। पर फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जो मूल प्रस्तावनाएं शिक्षा नीति की हैं उनमें कोई आमूलचूल परिवर्तन आ गए हों, ऐसा नहीं लगता है। पहली जो शिक्षा नीति थी उसके बाद जो बाद में भी 1986 में भी बनी, ये तमाम शिक्षा नीतियाँ जो हैं वो देश की परिस्थितियों को, आवश्यकताओं को, हमारे देश में जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं, शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। और जितना कुछ मैं नई शिक्षा नीति को, जो कि कल ही घोषित हुई है, कैबिनेट के द्वारा अप्रूव हुई है, उसके बारे में पढ़ पाया हूँ, उसको समझ पाया हूँ, मुझे नहीं लगता है कि कोई फंडामेंटल चेंज इस शिक्षा नीति में देखने को हमको मिल रहा है। मुझे ये लगता है कि जब 1986 में पॉलिसी आई थी राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, उसका एक बहुत बड़ा आउटकम जो आज हमें देश के विकास में देखने को मिल रहा है वो ये है कि आज भारत की रैंकिंग विश्व में एक आईटी पावर के रूप में होती है। और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत राजीव गांधी जी के साथ हुई थी, जब उन्होंने सैम पिट्रोडा जैसे इंटरनेशनल जो एक्लेम्ड एक आईटी के एक्सपर्ट थे उनकी सेवाएं ली, और उस समय से आईटी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया। और आज हम इस बात को स्वीकार करते हैं, पूरा विश्व स्वीकार करता है कि भारत आईटी के क्षेत्र में एक ग्लोबल पावर है। तो उस बात को समझना चाहिए। आज ये जो शिक्षा नीति बनाई जा रही है, नाम परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया, जो उद्देश्य मैंने देखे हैं, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं, जो विज़न देखा है, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये उद्देश्य, ये विज़न, मोर और लेस जो बातें हमारे संविधान की प्रस्तावना में कही गई हैं, उस प्रस्तावना के अंदर जो उद्देश्य रेखांकित हैं उनके अनुरूप ही ये बातें कही गई हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यद्यपि एक नई शिक्षा नीति को घोषित करने का जो बीड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी की 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में उल्लेखित था, और उस इलेक्शन मैनिफेस्टो को ध्यान में रखते हुए जैसा कि कहा गया है कि इस शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। पर अच्छी बात यह है कि इस शिक्षा नीति के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें देश की डाइवर्सिटी को, देश की जो आवश्यकताएं हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस शिक्षा नीति को हम इंक्लूसिव बना सकें,
एक्सेस बच्चों को दिया जा सके, ये सारी बातें शिक्षा नीति में निहित है। जो बजट की बात आपने की, तो 6 से 8% तक की बातचीत बहुत अरसे से चल रही है और पहले भी घोषणाएं हुई हैं कि जो 3 या 4% एलोकेशन शिक्षा को होता है उसको बढ़ा के एटलीस्ट 6% किया जाए। तो अब एक आधिकारिक घोषणा कैबिनेट के द्वारा कर दी गई है कि 6% व्यय एजुकेशन के अंदर होगा। समस्या यहाँ पर यह उठती है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात भी रेखांकित होनी चाहिए कि एजुकेशन के अलग अलग स्टेजेस हैं, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है। तो इसमें किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। पिछले कई वर्षों से देश में 3 प्रकार के मुख्य अभियान एजुकेशन को लेकर चल रहे हैं। एक अभियान है सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस्ड है। दूसरा जो अभियान है वो रमसा के नाम से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और तीसरा अभियान है रूसा या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अभी इस पॉलिसी में जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है, इन तीनों अभियानों को किस प्रकार से आगे प्रमोट किया जाएगा उसको लेके क्लैरिटी मुझे देखने को नहीं मिल रही है। आपने साथ ही साथ ये बात करी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के ऊपर प्रोफेसर यशपाल कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था कि हमारे यहाँ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो कि लगभग 15% था हायर एजुकेशन में, उसको बढ़ाकर 25% करने की बात की गई थी। और उस दौरान जब UPA 1 और UPA 2 डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं का एक लंबा चौड़ा जाल बिछाया गया। कई नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खुली, IITs खुले, IIMs खुले और रिमोटेस्ट एरियाज़ के अंदर भी कॉलेजेस खुलने लगे। उसका परिणाम यह हुआ है कि आज 2020 में जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़कर लगभग 25% हो गई है। अब हमारा टारगेट यह है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे शोध प्रोजेक्ट से भी जुड़ा हुआ हूँ जिसमें उच्च शिक्षा के स्तर पर मासिफिकेशन की बात की जाती है। नियपा के अंदर जो हमारे देश में शिक्षा से लेकर सबसे बड़ा शोध संस्थान है, उसके वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर NV वर्गीस। उन्होंने अपने एक प्रोजेक्ट में, एक लेख में लिखा कि भारत में उच्च शिक्षा के स्तर पर मासिफिकेशन हो रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उससे पहले UGC के चेयरमैन प्रोफेसर HD थोराट साहब थे, उन्होंने भी 3 बिंदुओं पर सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला था, एम्फेसिस किया था। एक तो है इक्विटी का, एक एक्सेस का और एक एक्सेलेंस का, यानी गुणवत्ता भी बढ़नी चाहिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसके अंदर एनरोल होने चाहिए, ड्रॉप आउट रेट कम से कम होना चाहिए। तो इस शिक्षा नीति में भी उन मुद्दों को ध्यान में रखा गया है जो इसकी एक खूबसूरती है। लेकिन थोड़ी बहुत बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि इस शिक्षा नीति में शायद और चर्चाएं होती। 34 वर्षों बाद शिक्षा की नीति में हुए बदलाव के बारे में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, ये तो आपने सुन ही लिया है। लेकिन इस बार हुए बदलावों में सबसे अहम बदलाव प्राइमरी एजुकेशन तक बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने का है। और देश के सभी राज्यों में सिर्फ राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी मातृभाषा को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में राजस्थान में पढ़ने वाले बच्चों को हिंदी भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो राजस्थान में हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदलने के कारण ही आज तक राजस्थानी भाषा का एक मूल स्वरूप तैयार नहीं हो पाया है और इसी वजह से यहाँ की मातृभाषा को मान्यता नहीं मिल पा रही है। प्रोफेसर डॉक्टर कुंजन आचार्य ने इस बात पर सहमति दी है कि अब तक राजस्थान में राजस्थानी भाषा का मूल स्वरूप नहीं बन पाया है और इसी वजह से राजस्थान के छात्र छात्राओं को मातृभाषा में पढ़ने से वंचित रहना पड़ेगा। ऐसे में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए संघर्षरत लोगों को एकजुट होकर सबसे पहले राजस्थान भाषा की यूनिफॉर्म तय करनी होगी, जिससे मायड़ भाषा को भी मातृभाषा का दर्जा मिल सके और राजस्थान में पढ़ने वाले बच्चे मायड़ भाषा में भी पढ़ सके। आज नई शिक्षा नीति का घोषणा हुई है केंद्र सरकार की ओर से और सरकार ने कहा है कि 5वीं तक के बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ पाएंगे। क्योंकि मैं भी राजस्थान का हूँ और मेवाड़ी मेरी मातृभाषा रही है, तो इसको इस रूप में कहना चाहिए कि राजस्थानी को मान्यता नहीं मिली है ना, बहुत बरसों से संघर्ष हो रहा है। तो इसको अगर मैं मेवाड़ी में कहूँ कि जो भी बच्चा मेवाड़ में बने हैं और उन्होंने जो मेवाड़ी रो चाव है या लिखा पढ़ाओ का है, अगर तेलुगु भाषा वाला तेलुगु में बोले, गुजराती वाला गुजराती में बोले, तो मेवाड़ी वाला ने क्यों नहीं मेवाड़ी में मिलनो छावे एक्सपोजर और बनवारो अवसर। सौ मोटी बात यह है कि यदि भी मेवाड़ी या राजस्थानी या जो मूल मामलो है कि राजस्थानी में मान्यता नहीं मिली,
क्यों नहीं मिली राजस्थानी मान्यता? क्योंकि यदि भी संविधान की अनुसूची में जोड़वाड़ी बात आवे तो लोग कहे साहब राजस्थान में तो नरी तरी बोलियाँ हैं, मेवाड़ी है, वागड़ी है, डुंडाड़ी है, हाड़ौती है, अंडो एक समन्वित प्रारूप बनाया गया हो। नरी जगह बात भी है, सरकार भी क्यों कि आप जनी इलाका रहो वनी इलाका में बोलो। जैसे अगर मैं मेवाड़ी रहूँ तो मेवाड़ी में लिखूँ। जिस तरह केंद्र सरकार हमारी एक पुस्तक आई है केंद्रीय साहित्य अकादमी राजस्थानी में अप्रूव भी मारी, मैं पूछो भाई मुकणी में लिखूँ मैंने क्यों आप जनी इलाका में रह रहा वहीं में लिखो। तो अंडो मतलब ये हुआ कि अगर मैं मेवाड़ में रहता हूँ तो मैं मेवाड़ी जो बोल रहा हूँ वो शुद्ध मेवाड़ी ही राजस्थानी है। अगर जो कोई कोटा में रह रहा है उसकी हाड़ौती है वो हाड़ौती ही राजस्थानी है। तो उसका समन्वित रूप हालांकि नहीं बन सकता क्योंकि ये बहुत सारी बोलियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा किया जा सकता है कि जो जहाँ रह रहा है वो अपनी भाषा में करे। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर राजस्थानी को समन्वित भाव से आगे बढ़ाने में मदद मिल पाएगी और ये जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें हम लोगों को आगे अपनी राजस्थानी को आगे बढ़ाने के लिए मदद मिल पाएगी। ठीक है, थैंक यू। देखिए, राजस्थान की मातृभाषा तो राजस्थान के क्षेत्र में तो है, लेकिन एक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट नहीं है, बोली की स्क्रिप्ट नहीं है। उसका कारण यह है कि राजस्थान के क्षेत्र अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे मेवाड़ में मेवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है। तो उसके कारण से हम एक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट डेवलप नहीं कर पाए और उसके कारण से क्या हुआ कि हम इसको 8वीं अनुसूची में मान्यता भी नहीं दिला पाए। इस कारण से ये एक कारण रहा कि ये हम इसको 8वीं अनुसूची में नहीं दिला पाए। इसके कारण से हम इंस्ट्रक्शन की भाषा ये नहीं हो पाएगी। तो यहाँ मुझे लगता है कि वो हिंदी में ही पढ़ाई होगी। ये एक इसका साइड इफेक्ट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि हम मातृभाषा में, चूँकि मेवाड़ी में चाहता है पढ़ना, पर उसका लिटरेचर तो है लेकिन वो उसकी स्क्रिप्ट नहीं है और उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इसके कारण मराठी एक मराठी है, पंजाबी एक पंजाबी है, उसमें वेरिएशंस नहीं है। तो इसके कारण से हम लोगों को लगता है ये एक नुकसान है राजस्थान। तो सर ये इसका जो यूनिफॉर्म डेवलप नहीं हुआ यही कहीं ना कहीं ऐसा इसका कारण है? हाँ, बिल्कुल। और देखिए इस पे कोई एक सहमति बननी चाहिए कि भाई ये एक राजस्थानी का स्क्रिप्ट, मानक स्क्रिप्ट होगा और उसको हम पढ़ाए जाएंगे, तो हम लोग शायद स्थानीय भाषा में बच्चों को निर्देशित कर पाएंगे। अभी सर शिक्षा नीति बन गई तो कुछ परिवर्तन हो, कुछ एक मसौदा ऐसा तैयार होकर भेजा जाए कि भाई ये राजस्थानी तो क्या राहत मिल सकती है बिना भाषा को मान्यता मिले भी? देखिए, हम लोगों को सबसे पहले तो हम लोगों को, सब लोगों को, जो अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्र के लोगों को, उनको मिल बैठकर बैठना पड़ेगा एक जगह पे और डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या मानक रूप हम देना चाहते हैं। उसके बाद हम मसौदा वहाँ भेज पाएंगे। हम यहाँ पे हमारे यहाँ कई प्रकार की असहमतियाँ हैं, मुझे लगता है उसको पाटने की ज़रूरत है। देखिए, ये प्रश्न स्थानीय भाषा को लेकर जो आप कर रहे हैं बहुत ही मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण और साथ ही साथ संवेदनशील प्रश्न है कि जो मायड़ भाषा की बात एक आंदोलन के स्वरूप में भी पिछले 15-20 वर्षों से राजस्थान में की जा रही है, इसको लेके कई डेलीगेशंस और कई पेटिशंस सरकारों को दिए गए हैं, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, लेकिन अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर मायड़ भाषा को शामिल नहीं किया गया है। और उसका प्रमुख कारण ये है कि लिपि को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि हम जिस लिपि का इस्तेमाल करते हैं वो तो देवनागरी ही है। दूसरा, इसमें एक जो पॉइंट हमें समझना चाहिए कि सांस्कृतिक रूप से, और यदि हम जो आखिरी लैंग्वेज का सेंसस राजस्थान में हुआ था अंग्रेज़ों के ज़माने में, ग्रेयर्सन सेंसस उसको कहा जाता है, ग्रेयर्सन ने वो सेंसस किया था, उसमें ये बात स्पष्ट रूप से उभर कर आई थी कि राजस्थान को सांस्कृतिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। हम भी जो अपना शोध कार्य करते हैं राजस्थान को मुख्य रूप से 9 भागों में सांस्कृतिक रूप से विभाजित करते हैं। और आप अगर 10-15 किलोमीटर का सफ़र करें तो कई शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, बोलने का लहजा बदल जाता है। तो जब तक हम राजस्थान में एक यूनानिमसली एक्सेप्टेड भाषा को तय नहीं करते कि हाँ यही मायड़ भाषा है, यही हमारी राजस्थानी है, तब तक यह अपेक्षा करना कि हम इस शिक्षा नीति के अंतर्गत एक राजस्थानी भाषा के माध्यम से शिक्षा दे सकें, मुझे थोड़ा सा वो कठिन लगता है। तो फिर राजस्थान के जो बच्चे हैं वो क्या हिंदी में पढ़ेंगे, मेवाड़ी में सब कुछ? जैसा कि अब तक होता रहा है, हिंदी में ही प्राथमिक शिक्षा हमारी होती रही है, तो आगे भी संभावना यही लगती है कि जब तक ये जो एक गैप है, ये जो कमी है दूरी नहीं होती, तब तक तो हिंदी में ही शायद पढ़ाई होगी। लेकिन चूँकि मैं काफ़ी घूमा हूँ आदिवासी क्षेत्र के अंदर, वहाँ बहुत शोध किया है, तो व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारे बच्चे को यदि उसी की भाषा में शिक्षा दी जाए जो भाषा वो घर में बोलता है, जैसे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण एक राजस्थानी भाषा के शिक्षाविद हैं प्रोफेसर C.P. देवल साहब,
उनको मैंने एक सेमिनार में बुलाया था। उन्होंने कहा था कि घर में जब बच्चा अपने माँ बाप के साथ होता है तो वो माचा बोलता है पलंग को, पर वो जो स्कूल में आता है तो माचा उसके समझ में ही नहीं आता कि वहाँ उसको पलंग बोला जाता है। तो ये जो गैप है माचे और पलंग के बीच में, या माचे या खाट के बीच में, उस गैप को हमको पूरा करना पड़ेगा। और उसके लिए जो भी राजस्थानी भाषा के विशेषज्ञ हैं उनको आपस में बैठकर बहुत विचार मंथन करना पड़ेगा कि कैसे एक भाषा जो कि इन सभी सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक्सेप्ट की जा सके उसको विकसित करें, ताकि हमारा बच्चा बहुत आसानी से अपने स्थानीय वातावरण के अनुसार, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा हासिल कर सके। राज्य सरकार की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह को संक्षिप्त और गरिमामय बनाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में उदयपुर जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और इसी के तहत कार्यक्रम में आम जनता की सहभागिता को कम करने की कोशिश की जाएगी। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा, तो वहीं परेड में सिर्फ पुलिस और होमगार्ड के जवान शामिल होंगे। दूसरी ओर स्वतंत्रता सेनानियों को घर घर जाकर सम्मानित किया जाएगा और झंडारोहण, परेड और राज्यपाल का अभिभाषण कराया जाएगा। तो वहीं अन्य सभी कार्यक्रमों को निरस्त या संक्षिप्त कर आयोजन होगा। इस मौके पर एडीएम सिटी संजय कुमार ने बताया कि कोरोना काल के चलते राज्य सरकार के आदेश की पूरी पालना कराई जाएगी। जैसा कि जो गाइडलाइंस आई है सरकार की तरफ से भी, और कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम है इसको संक्षिप्त किया गया है, परंतु इसकी गरिमा और भव्यता वही की वही रखनी है। तो इस संदर्भ में एक बैठक अपने जिला प्रशासन की, जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में यहाँ हो चुकी है, जिसमें तैयारियों के बारे में निर्देश जारी करके और प्रोसीडिंग भी बना के बैठक कार्रवाई विवरण भी सभी विभागों को दे दिया गया है। उसमें मोटे मोटे तौर पर मुख्य बातें यही है कि कार्यक्रम संक्षिप्त होगा। स्कूली जो बच्चे हैं वगैरह हैं उनको जो पार्टिसिपेशन होता था वो इस बार नहीं किया जाएगा, जैसे कि निर्देश हैं। स्वतंत्रता सेनानी या उनके परिवारों को जो आमंत्रित करते थे, विशेष रूप से उनकी वरिष्ठता और आयु को देखते हुए ये निर्णय लिया है कि उनके घर पे अधिकारियों को भेज के, और जो उनका जिला कलेक्टर की तरफ से उनका कार्ड है वो साथ ले जा करके वहाँ जो सम्मान करना है वो उनके घर पे ही करवाया जाएगा। ये एक निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है और उनको कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ये चीज़ की गई है। परेड की बात है तो परेड में प्लाटून जो है वो पुलिस के और होमगार्ड्स के रहेंगे, बाकी बच्चों के वगैरह के, स्कूली बच्चों के वो नहीं रहेंगे। 3 मुख्य कार्यक्रम जो विशेष भी हैं और आवश्यक भी हैं, अनिवार्य हैं, जो जिसमें फ्लैग होस्टिंग है, झंडारोहण का कार्यक्रम है, राष्ट्रगान है और राज्यपाल का जो संदेश होता है वो पढ़ा जाता है हमेशा, वो रहेगा। और यही गतिविधियां जो परेड का है वो परेड निरीक्षण किया जाएगा मुख्य अतिथि द्वारा, और इस प्रकार की गतिविधि संक्षिप्त कार्यक्रम के रूप में आयोजित की जाएगी। जो एट होम होता था डिविजनल कमिश्नर साहब के वहाँ, उसको भी इस बार नहीं रखा गया है कोरोना संक्रमण के चलते। तो इस प्रकार के कार्यक्रम की रूपरेखा उदयपुर जिले में कोरोना की स्थितियों को देखते हुए और स्वतंत्रता जो अपना दिवस है इसकी गरिमापूर्ण मनाते हुए ये तय किया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट में चालानों की राशि में बढ़ोतरी होने के बाद अब लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। जहां पहले दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर 100 रुपए का चालान बनता था, तो वहीं अब नए नियमों में 1000 रुपए का चालान काटा जा रहा है। इसी तरह सभी चालानों में राशि में काफी बढ़ोतरी की गई है। गुरुवार को इस मामले में भाजयुमों की ओर से ट्रैफिक के जवानों को बेवजह चालान नहीं काटने और वाहनधारियों को परेशान नहीं करने की मांग पर गांधीगिरी का रास्ता अपनाते हुए गुलाब का फूल देकर समझाइश की गई। इस मौके पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष गजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता दहली गेट स्थित चौकी पर पहुंचे, जहां चालान काट रहे जवानों को फूल देकर उनसे आग्रह किया गया। वैसे ही कोरोना महामारी के चलते पहले ही लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे में इतने भारी चालान वसूल करना कितना उचित है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष गजेंद्र भंडारी, जिला मंत्री गजपाल सिंह, युवा मोर्चा प्रभारी आकाश वागरेचा, मंडल अध्यक्ष कुंदन चौहान, सिद्धार्थ शर्मा, जिला महामंत्री मोहन गुर्जर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम जन यातायात की नियमों की 100% पालना करें, पर पुलिस प्रशासन सख्ती न कर समझाइश करे। इस अभियान को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शहर जिला उदयपुर में हर मंडल स्तर पर जहाँ जहाँ पुलिसकर्मी चालान काट रहे हैं वहाँ पर
गुलाब का फूल देकर प्रशासन से आग्रह किया है कि अभी आप देखिए कि कोरोना महामारी चल रही है, आम आदमी वैसे ही आर्थिक दृष्टि से टूटा हुआ है। कई छोटे व्यापारी हैं जो व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, आय के साधन बंद हो गए और व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जिस तरह से हमारे प्रदेश में दूसरे राज्यों की अपेक्षा पेट्रोल और डीजल का दाम 10 रुपये 8 रुपये से लेकर 10 रुपये लीटर ज़्यादा है, उसी प्रकार से महंगाई भी बढ़ चुकी है। तो आम जन के पास जिसकी सैलरी 15,000 होती थी, आज भी उसकी सैलरी 15,000 है। व्यय बढ़ चुका है लेकिन आय के स्रोत कम हो गए। तो प्रशासन से आग्रह है कि जनता को परेशान न करें और सख्ती न करें, समझाइश करें। और जनता से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप यातायात के नियमों का पालन करें। इसी को लेकर आज हमने एक मुहिम चलाई है कि सभी को गुलाब का फूल देकर उनसे प्रशासन से अपील की है। सरकार ने साल भर बाद सारी जो वापस दरें हैं उसको तय किया है, इसके बाद ही पुलिस ने काम शुरू किया है। समझाइश का दौर करने के बाद में पुलिस ने चालान काटे। देखिए, मैं आपकी बात को निश्चित तौर पर मानूंगा कि ये जो है वो केंद्र सरकार ने लागू किया है और उसके बाद राज्य सरकार ने करीब 4 से 5 माह बाद इसको लागू किया। लेकिन अभी जो ये वैश्विक महामारी का जो दौर आया वो बिना कहे आया, कहकर नहीं आया। जो कोरोना की महामारी जो विस्फोट हो रहा है, भले उदयपुर में हो रहा है, प्रदेश भर में हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है, वो एक इस तरह की महामारी बन के आया कि आमजन उससे बिल्कुल तरह से कोरोना की बीमारी से निपटे या राह चलते पुलिस प्रशासन से वो आग्रह करे। 100 रुपये पहले का चालान 1000 रुपये का हो गया और 1000 रुपये का चालान 10,000 रुपये का हो गया। तो आमजन की जेब पर इस चीज़ की भारी मार पड़ रही है। और आमजन से भी आपके मीडिया के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं, आप यातायात के नियमों का 100% पालन करें ताकि ना तो पुलिस प्रशासन परेशान हो ना आप परेशान हो। युवा मोर्चा के इस तरह की पहल करेगा कि जो रेट ज़्यादा बढ़ाई गई है, जो जुर्माना राशि बढ़ेगी, उसको कम करने के लिए कोई निश्चित तौर पर आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हो। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपका प्रश्न पूछना भी लाजवाब है कि हम बिल्कुल निश्चित तौर पर केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे और जनता से भी मांग करेंगे। आप यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो आपके खिलाफ जुर्माना लगेगा ही नहीं। और केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे कि आपने जो जुर्माना इतना बढ़ाया, जो अगर लाइसेंस नहीं तो 10,000 रुपये, हेलमेट नहीं पहन रखा है तो 1000 रुपये, तो इसका कोई और विकल्प निकाले। अगर व्यक्ति के पास हेलमेट नहीं है तो उसको एक बार नहीं 4 बार हेलमेट दे, तो उसकी आदत में सुधार करेगा और कभी न कभी हेलमेट पहनना जरूर सीखेगा। उदयपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ को देखते हुए जन जागरण अभियान को आगे बढ़ाने का भी निर्णय हुआ। लोगों में जागरूकता लाने के लिए जून महीने के अंत में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। ये प्रदर्शनी 31 जुलाई को खत्म होनी थी, लेकिन इसे 1 महीने और आगे बढ़ा दिया गया है। अब 31 अगस्त तक लोगों की जागरूकता के लिए यह प्रदर्शनी सूचना केंद्र में लगी रहेगी। इस प्रदर्शनी में कोरोना संक्रमण से बचाव और इससे निपटने के सुझावों के साथ ही सरकार की गाइडलाइन के बारे में फोटो प्रदर्शित किए गए हैं। कोरोना जागरूकता के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार सूचना केंद्र में 21 जून से एक जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। पूर्व में यह प्रदर्शनी 31 जुलाई तक आयोजित थी, परंतु अब राज्य सरकार के निर्देशों से इस प्रदर्शनी का आयोजन अब 31 अगस्त तक किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में कोरोना से बचाव के लिए विभिन्न उपाय और राज्य सरकार के निर्देशों प्रावधानों की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही हम प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रदर्शनी में छोटे छोटे समूहों में लोगों को आमंत्रित करते हुए इस प्रदर्शनी की विषय वस्तु के बारे में जानकारी दी जाए। भिलवाड़ा की मांडल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस गैंग के 4 गैंगस्टर को गिरफ्तार कर 20 ऑटोमेटिक पिस्टल और 37 मैगजीन भी बरामद की है। ये गैंग मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से हथियार लेकर हरियाणा के हिसार जिले में जा रहे थे। इन्हें जोधपुर जेल से गैंग के मास्टरमाइंड शुभम उर्फ बेगानी निर्देशित कर रहा था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई और खुलासे हो सकते हैं। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने कहा कि मांडल थाना पुलिस ने NH 79 पर चौकी के बाहर नाकेबंदी लगा रखी थी। इस दौरान चित्तौड़गढ़ जिले की ओर से एक कार आई जो हरियाणा नंबर की थी। पुलिस ने कार को संदिग्ध मानते हुए जब उसे रुकवाने का प्रयास किया तो वह नाकेबंदी तोड़कर भागने लगे, जिनका पुलिस ने पीछा करके रुकवाया। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें 20 ऑटोमेटिक पिस्टल और 37 मैगजीन बरामद हुई है। इस पर कार में सवार हरियाणा के हिसार निवासी राजेंद्र उर्फ जोकर, विक्रम सिंह, मोनू बाजीगर और प्रवेश चमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें राजेंद्र सिंह के खिलाफ पूर्व में आधे दर्जन मुकदमे चल रहे हैं और यह हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। मांडल चौकी के पास हमारा जो नाका लगा हुआ था, जिसमें थाने के हमारे थानाधिकारी, मैं अपने जाब्ते के साथ ही जो मांडल चौकी का जो स्टाफ था वो हमारे जवान वहाँ पे नाका लगाए हुए थे। उसी क्रम में ये गाड़ी एक हरियाणा नंबर की स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी आती हुई दिखाई दी। गाड़ी को दूर से ही देखकर आभास हुआ कि HR नंबर की है और
संदिग्ध वाहन हो सकता है, इसे चेक किया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस की प्रेजेंस देखकर गाड़ी को उन्होंने तेज़ी से निकालने का प्रयास किया। वहाँ मौजूद हमारे जाब्ते ने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जाब्ते के ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। मशक्क़त के बाद हमारे जवान ने अपनी प्राइवेट गाड़ी स्टार्ट करके उन लोगों के आगे लगाई, उस गाड़ी को रोका गया। रोकने पे इन चारों को हमारे जाब्ते ने दबोच लिया। साथ ही गाड़ी की जब बारीकी से छानबीन की, जांच की अंदर से, तो उसमें टोटल छानबीन करने पे बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ नज़र आई। हथियारों का एक बड़ा ज़ख़ीरा उसमें मिला। 20 ऑटोमेटिक पिस्टल्स के साथ 37 मैगजीन्स उस स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में थी। इन लड़कों को पकड़ के जब इनसे पूछताछ की गई तो जानकारी में आया कि ये लड़के मध्य प्रदेश से के इंदौर से ये हथियार लेकर के आ रहे थे और हरियाणा में इसकी डिलीवरी करने जा रहे थे। और भी इन लोगों से पूछताछ और इनके फ़ोन्स जब चेक किए गए तो ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि ये लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहे हैं, लॉरेंस गैंग का एक पार्ट हैं। ये लड़के लॉरेंस गैंग के ही इशारे पर ये हथियारों की डिलीवरी देने जा रहे थे। इसमें इन लड़कों को जो डायरेक्शंस मिल रहे थे वो एक शुभम बेगानी नाम के व्यक्ति से मिल रहे थे। शुभम बेगानी अभी जेल में है और शुभम बेगानी लॉरेंस का क्लोज एसोसिएट है उसकी गैंग में। अब इसमें आगे और जांच की जाएगी और आगे की जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों से शेयर किए जाएंगे। राजेंद्र उर्फ जोकर, इसको मदारी भी कहते हैं ये लोग अपनी गैंग में। इसके ऊपर जहाँ तक जो सूचनाएं अभी हमें मिली हैं उसके हिसाब से इसके ऊपर एक आधा दर्जन मुकदमे हैं जो अन्य जघन्य आईपीसी की जो धाराएं हैं जघन्य अपराधों वाली, उनमें ये मुकदमे हैं जिनमें 307 भी है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आया है मात्र 1000 रुपए में 800 वर्ग फीट का भूखंड। जी हाँ, सही सुना आपने, 1000 रुपए का मेंबरशिप और 30 रुपए प्रतिदिन 100 दिनों तक जमा करवाना है और प्रतिदिन एक लकी विजेता बन सकता है 100 वर्ग फीट भूखंड का स्वामी। 100 दिनों में 100 लकी विजेता जीत सकते हैं 100 प्लॉट, वह भी आपके सपनों का शहर उदयपुर के पास ही। तो देर न करें, आज ही स्कीम का लाभ उठाएं और अपनी जमीन का मालिक खुद बने। संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 सेकेंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी गेट के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 8558586687 कपिल अग्रवाल और 7296811920 करण सिंह सिसोदिया। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन,
अत्याधुनिक मशीन से लैस आईसीयू की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन नगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। Rasikal M. Dhariwal Public School, an English medium co-educational school. Admission open from playgroup to 10th class. Dedicated and experienced teacher, homely environment, individual attention, student-friendly library, well-lighted and eco-friendly school building, air-conditioner pre-primary classrooms, digital classrooms with projectors, space available for indoor and outdoor games. Due to Corona pandemic, daily sanitization of classrooms. In every classroom, touch-free sanitizer dispenser available. Sitting arrangement with proper distancing. CCTV surveillance by management. Affordable and safe transportation facilities available. Parent satisfaction are our motto. Rasikal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. Call it 0294 298 0041. AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता। पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 838।
global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. Ample opportunities, recession-free and ever-growing career industry. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join उदयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लेक सिटी में गुरुवार को भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की श्रम विरोधी नीतियों को गलत बताते हुए मजदूरों का हनन होना बताया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए सरकार से नीतियों में बदलाव की मांग की। दरअसल पब्लिक सेक्टर के मजदूरों के लिए बनाई गई नीतियों को बीएमएस मजदूर विरोधी बता रही है और उन्हीं नीतियों में परिवर्तन के लिए मांग की जा रही है। आपको बता दें कि बीएमएस की ओर से 7 दिनों से लगातार अलग सेक्टर की फैक्ट्रियों के लिए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जा रहा था, जो कि गुरुवार को अंतिम प्रदर्शन रहा। इस अवसर पर माइनिंग के कर्मचारियों की समस्याओं को जिला कलेक्टर के मार्फत प्रधान सेवक तक पहुंचाया है। आज हमने माइनिंग के कर्मचारियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय को देने जा रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ के 5 सूत्री मांगों के आह्वान पर प्रवासी मजदूरों की समस्या, नियोजन की समस्या, लॉकडाउन के पेमेंट की समस्या, श्रम कानूनों में संशोधन के विषय में और बढ़ते हुए निजीकरण के विरोध के अंदर ये 5 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में पूरे हिंदुस्तान में सभी जिला मुख्यालय प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा था। सरकार जगह सप्ताह के अंतर्गत 24 तारीख से 30 तारीख तक ये आज अंतिम दिन है हमारा वो कार्यक्रम। इस अंतिम दिन के कार्यक्रम के बाद हमें जानकारी मिली है कि सरकार ने जो राष्ट्रपति महोदय के पास मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और गुजरात का जो लेबर लॉ को सस्पेंशन किए जा रहे थे उसके बारे में राष्ट्रपति से अनुमोदन के लिए गया था। राष्ट्रपति ने उसको वापस भेज दिया है। ये मजदूरों की विजय है, भारतीय मजदूर संघ की विजय है और सारे श्रम संगठनों की विजय है। तो हमने ये विरोध प्रदर्शन किया, सप्ताह भर का कार्यक्रम चला तो राष्ट्रपति महोदय ने उसको वापस भेजा। 8 घंटे से 12 घंटे की ड्यूटी जो 1862 में कलकत्ता के मजदूरों ने हासिल करके किया था, 85 साल के संघर्ष के बाद फैक्ट्री एक्ट 1948 बना था, उसमें अमेंडमेंट करके महाराष्ट्र के सरकार, उड़ीसा की सरकारों ने इसको 12 घंटे ड्यूटी करने का प्रावधान चल रहा था, उसको भी सरकार ने वापस लेने के अभी हमारे को आश्वासन दिया है। इस विषय में केंद्रीय भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों के साथ अपने भारत सरकार के मंत्रियों की वार्ता का दौर चल रहा है। आगे और कुछ रिजल्ट जो आएंगे उसकी जानकारी हम आपको बराबर देंगे। अभी सरकार जगह सप्ताह के तहत ये सबसे बड़ी उपलब्धि हुई हमारी, श्रम कानूनों को सस्पेंशन जो किया जा रहा था उसको वापस दिया। आज 249 जो पब्लिक सेक्टर के उद्योग है जिसमें माइनिंग और कोल उद्योग भी आते हैं, जो कोल सेक्टर के उनमें से 179 उद्योग लाभांश में चल रहे हैं। फिर भी अभी 23 उद्योगों को प्राइवेट में देने की सरकार ने घोषणा की, उसका हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि लाभांश वाले जो उद्योग हैं 179 उद्योग हैं उनको सरकार के पास ही रखा जाए, ये हमारी मांग है। आप सभी पत्रकार लोगों ने हमारा बराबर 7 दिन तक सहयोग किया, मीडिया वालों ने सहयोग किया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर न्यूज की खबर का एक बार फिर जोरदार असर हुआ है। शहर में पेट्रोल के नाम पर ठगने वाले 2 बदमाशों को हाथीपोल पुलिस ने आखिरकार दबोच ही लिया। इन दोनों ठगों को बुधवार को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। शहर में लोगों को ठगने की खबर उदयपुर न्यूज पर प्रमुखता से प्रसारित की गई थी। आपको बता दें कि मुसीबत में होना बताकर पेट्रोल खरीदने के नाम पर लोगों से राशि ठगने वाले 2 युवकों को हाथीपोल पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया। हाथीपोल थानाधिकारी आदर्श कुमार ने बताया कि संदिग्ध लगने पर जगदीश चौक निवासी मनीष और दिनेश को शांति भंग में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में इन युवकों ने शहर में कई जगहों पर लोगों को ठगने की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। 2 व्यक्ति शांति भंग के रूप में हमने जिनको गिरफ्तार किया था, उनके बारे में हमें कोई सूचना प्राप्त हुई थी कि ये इस प्रकार से ये 2 युवा हैं जो आम रास्ते में इधर उधर घूमते हुए कोरोना महामारी के नाम से और गरीबी के नाम से और मुसीबत के समय में लोगों से बहला फुसला कर पहले वो अपनी मोटरसाइकिल को पैदल लेके चलते हैं घसीटते हुए, और फिर किसी व्यक्ति को जो कोई मिलता है तो उसको कहते हैं कि हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो उनसे ये विनती करके और जैसे तैसे करके बहला फुसला कर उससे 50-100 रुपये ऐसे कोई व्यक्ति जो है उनको दे देता है। तो इस प्रकार के कृत्य कर रहे थे, तो कहीं जानकारी भी हुई थी हमें। इस प्रकार से हमने इन व्यक्तियों को जो है शांति भंग में और कहीं और कोई गंभीर अपराध नहीं करे
इस उद्देश्य से हमने इनको अरेस्ट किया। इन्होंने बताया था हमने अलग अलग क्षेत्र में जहाँ कहीं भी है इस तरीके से हमने 100 रुपये, 50 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई ऐसे देता था तो उसकी मदद के हिसाब से उसको ठग लेते थे। तो कितनी जगहों पर करीब उन्होंने वारदात की है? उन्होंने 5-6 जगह बताई थी जी कि हमने जो अलग अलग जो है इस प्रकार से, तो ये लोग जो है ऐसी हरकत कर रहे थे जिस पर इनके अंकुश के लिए इनको गिरफ्तार करके। पूर्व में भी सर इनका कोई रिकॉर्ड है क्या सर? न पूर्व से इनका कोई सजाए भी रिकॉर्ड नहीं है। उदयपुर के हिरणमगरी थाना इलाके में गुरुवार को एक बड़ा हादसा घटित हुआ। झामर कोटड़ा रोड पर एक बेकाबू ट्रक सड़क किनारे बनी दुकान में जा घुसा। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर के बाहर रखे 4 दोपहिया वाहन पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो गए। तस्वीरों में हादसे की भयावहता साफ देखी जा सकती है, जिसमें ट्रक के दुकान में घुसने से काफी नुकसान भी हुआ है। मौके पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन को घटनास्थल पर बुलाकर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को हटवाया गया। एक अचानक तेज गति से आता हुआ सीमेंट कंक्रीट मिक्सर की गाड़ी ने 1-2 दुकानों में अचानक घुस गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया एवं मौके पर ही 2 बाइक एवं 2 स्कूटी चकनाचूर हो गई। स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने रोड का जो ढलान है रोड बनाते हुए ध्यान नहीं रखा एवं काफ़ी बड़ी घाटी होने की वजह से उतार काफ़ी तेजी से रहता है। आए दिन यहाँ इस चौराहे पर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं वाहन। शहर के जगदीश मंदिर में सावन माह में भगवान जगदीश को हिंडोले में झुलाने की परंपरा है। इसी को लेकर मंदिर में रोजाना अलग अलग तरह के झूले बनाकर भगवान को झुलाया जा रहा है। गुरुवार को एकादशी के मौके पर भगवान जगदीश के लिए विभिन्न तरह के फूलों का झूला सजाया गया, जिसमें भगवान को विराजित कर झुलाया गया। जगदीश मंदिर के पुजारी ने बताया कि सावन के पूरे महीने में भगवान को अलग अलग झूलों में झुलाया जाता है। एकादशी के मौके पर भगवान को केसरिया लहरिया वस्त्र धारण कराए गए, साथ ही भव्य श्रृंगार भी किया गया। इस बार केवल पुजारी परिवार ही परंपरा के तहत भगवान को झुला रहे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार भक्त तो भगवान के दर्शन को नहीं जा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उन्हें भगवान के दर्शन कराए जा रहे हैं। आज जगदीश मंदिर में उत्तरदा एकादशी और पवित्र एकादशी मनाई जा रही है। इसके तहत सवेरे ठाकुर जी के 5:15 बजे मंगला आरती की गई। उसके बाद ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक कराया गया। उसके बाद ठाकुर जी को केसरिया वस्त्र का लहरिया धारण कराया गया। उसके बाद ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार कराया गया। उसके बाद ठाकुर जी की श्रृंगार की आरती हुई थी 10:30 बजे। उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाया गया। उसके बाद भोग की आरती 11:30 बजे हुई थी। उसके बाद ठाकुर जी की अभी दिन में जो आरती होगी 3 बजे होगी। और इसी के साथ ही अभी सावन महीना चल रहा है, ठाकुर जी के झूले का मनोरथ भी चल रहा है। उसी के तहत एकादशी के दिन ठाकुर जी के विशेष फूलों का हिंडोला सजाया जाएगा और 7:30 बजे ठाकुर जी को हिंडोले में पधराया जाएगा। उसके बाद संध्या आरती होगी 7:30 बजे। ठाकुर जी के अंदर भी आरती होगी और ठाकुर जी के पल्ले झूले में भी आरती होगी। उसी के बाद ठाकुर जी के शयन की आरती होगी 10 बजे। जैसे अभी जो कोरोना वायरस की महामारी के तहत सभी भक्तों का दर्शन निषेध है, लेकिन पुजारी परिवार और जगदीश मंदिर जो पुजारी परिषद उसके द्वारा ठाकुर जी के रोज झूले के दर्शन कराए जा रहे हैं भक्तों से। और इंटरनेट के माध्यम से भी हम इससे दर्शन कर देते हैं भक्तों को। भिलवाड़ा में किडनी मरीजों को अब सरकारी सहायता नहीं मिलने के कारण डायलिसिस करवाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में कई गरीब परिवारों को तो डायलिसिस के अभाव में मौत का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे ही डायलिसिस के मरीजों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें भामाशाह योजना से डायलिसिस फिर से शुरू करवाने की मांग की गई। मरीजों का कहना है कि भिलवाड़ा शहर में करीब 40 ऐसे मरीज हैं जो भामाशाह योजना के तहत निजी चिकित्सालय में अपनी डायलिसिस करवा रहे थे, मगर कुछ समय से चिकित्सालय द्वारा भामाशाह अकाउंट में पैसा नहीं होने का हवाला देते हुए डायलिसिस बंद कर दिया गया। हो रही बीच में एक बार फिर बंद कर दी और बाणु फाटी थोड़ी दिन चल रही, फाटी आज बंद कर दी। अब पैसा भी कौन है ना हालत है हमारे भिलाड़ा आवा जो किराए का 10 रुपया किना दूर बात लावा खजान कराऊँ डायलिसिस या तो मरना पेड़ी। कितना दिन हो गया आपने डायलिसिस? मैंने 5 साल ले गया डायलिसिस कराता ना। अब बात कही स्थिति कितना दोनों ने कराई? बाणु तो 3 दिन ने कराई मैं पैसा को ना जी गाँव न कराने आ बारू कराओ तो कितना पैसा लगा? बाणु डायलिसिस करावा तो कम भी 3000 रुपया सही रहा एक डायलिसिस का। अब हमारे हफ्ता में 4 डायलिसिस हो जाए मान के इतना रुपया भी कौन है।
भामाशा बाजू चालू हो जावे, लेटरा बाजू खाचा पैसा डल जावे तो मैं जी सका, बाकी तो कहीं को नहीं। कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया था कि डायलिसिस बंद नहीं होगा, भामाशा से इलाज होगा, लेकिन वो आज की तारीख में बंद कर दिया है और 5-7 पेशेंट तो मरने के कगार पे और 2-5 पेशेंट मर भी चुके हैं। हमारा सबसे निवेदन है प्रशासन लोगों से आश्वासन नहीं देवे और हमारे निःशुल्क डायलिसिस कराने की व्यवस्था करावे, नहीं तो सारे पेशेंट मरने पे मजबूर हो। ऐसे कितने पेशेंट है जो परेशान हो, कितने समय से परेशान है? 70 से 80 पेशेंट है, इसमें 40 से 50 पेशेंट तो करीब 10 महीने से परेशान है और एक पेशेंट तो ऐसा है जिसकी मिसेज और वो खुद घर वाला नरेगा में काम करके उसके डायलिसिस के पैसे इकट्ठे करके डायलिसिस कराने आता है और उसके बाद 10 महीने से पैसे नहीं है, वो सब जगह घूम रहा, कलेक्ट्री में, पीएमओ साहब के सामने, सीएमएचओ साहब के सामने, किसी ने सब ने आश्वासन दिया हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही है तो फिर सब मरेंगे पेशेंट। हमारा तो आपसे निवेदन है, एक बार भी सबका सहारा का भला हो तो अच्छी बात है। भिलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने आज एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस सुबैया को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें सुबैया के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रितेश गुर्जर ने कहा कि एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस सुबैया द्वारा एक महिला से अश्लील हरकत की गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया, मगर फिर भी पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने आज प्रदर्शन करके मांग की है कि सुबैया को पद से हटाकर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आज एनएसयूआई के बैनर तले एनएसयूआई ने एबीवीपी के राष्ट्र अध्यक्ष एस सुबैया, उन्होंने 5-7 दिन पूर्व एक महिला के साथ में अशोभनीय हरकत करी थी, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज हमने गृह मंत्री के नाम जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है और हम गृह मंत्री जी से ये मांग करते हैं कि तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उस महिला ने जो रिपोर्ट दे रखी थाने के अंदर, उस रिपोर्ट को भी दर्ज नहीं किया गया और उल्टा महिला को डराया धमकाया जा रहा है और उसको मुकदमा उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। अमित शाह जी और राष्ट्र अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने ना तो अभी तक इसको पद से हटाया है एस सुबैया को, ना उन पर कोई कार्रवाई करी है। शायद अमित शाह जी की और जेपी नड्डा जी की बेटी होती है, बहू होती, तो शायद आज एस सुबैया जी को पद से हटा के उस पर इतनी धारा लगा दी जाती कि पूरे जीवन भर वो जेल से बाहर नहीं आ सकता था। मैं पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से कि ऐसी क्या मजबूरी है जो दूसरों की बहन बेटी, आपकी बहन बेटी नहीं है। अगर अब भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो इन्हें सड़कों पर उतरेगी, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। लक्सिटी पर गुरुवार को आखिरकार इंद्रदेव मेहरबान हो ही गए। कई दिनों के इंतजार के बाद शहर में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। दोपहर करीब 1 बजे बाद मौसम पलटा खाया और झमाझम बारिश शुरू हो गई। गुरुवार को दोपहर बाद सुहाने हुए मौसम से लोगों ने राहत की सांस ली और एक बार फिर मानसून सक्रिय होने से झीलों के लबालब होने की आस भी जगी है। आपको बता दें कि शहरवासियों को कई दिनों से अच्छी बरसात का इंतजार था, जो कि गुरुवार को खत्म हुआ। इस बारिश से जहां शहरवासियों में खुशी है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के भी चेहरे एक बार फिर खिल उठे हैं। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। 34 साल बाद हुआ शिक्षा नीति में बदलाव, बच्चों को मातृभाषा पढ़ानी है, राजस्थानी को मान्यता दो सरकार। उदयपुर न्यूज की खबर का हुआ जोरदार असर, पेट्रोल खरीदने के नाम पर ठगने वाले दोनों युवक गिरफ्तार। स्वाधीनता दिवस समारोह में स्कूली बच्चे नहीं लेंगे भाग, स्वतंत्रता सेनानियों का घर घर जाकर करेंगे सम्मान। और लॉरेंस गैंग के 4 गैंगस्टर, 20 ऑटोमेटिक पिस्टल और 37 मैगजीन के साथ गिरफ्तार। मास्टरमाइंड बेगानी के इशारों पर चल रहा था खेल। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।